नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध अभी मौजूद हूँ एक बीपीएससी टॉपर के साथ। बीपीएससी टॉपर जिसे सुनने के लिए, जानने के लिए सभी एस्पिरेंट्स तैयार बैठे रहते हैं कि आखिर इन्होंने पढ़ाई किस तरह की और इनकी हर पढ़ाई के समय जो संघर्ष रहा उससे वो खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हम जानेंगे। बीपीएससी के इस बार के टॉपर जो 103वां स्थान लाए हैं और एसडीओ बने हैं, उनसे मिलेंगे। तो आज हम रवि प्रकाश जी के साथ आए हैं यहाँ पे जुड़ने के लिए और आपको उनके हर पहलू को बताने के लिए कि उनके आरंभ से अब तक की जर्नी कैसी रही है। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो सर, आपका ताल्लुक किस क्षेत्र से है? आप बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? मेरा ज़िला चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक गांव है सलेमपुर गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि आपको मोहम्मदपुर मझौलिया पंचायत में पड़ता है और एक उसी एरिया से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आपकी आरंभिक शिक्षा वहीं से हुई है या कहीं और से आपने? नहीं, मेरी आरंभिक शिक्षा एक हॉस्टल से हुई है, जो कि नारायण एजुकेशनल पॉइंट चांदनी चौक मुजफ्फरपुर में है। जो कि मैं अपनी 1 क्लास की जो पढ़ाई स्टार्ट की है वो वहीं से स्टार्ट की और 9 तक मैं वहाँ किया। उसके बाद जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, जो 10th का, वो मैंने बिहार बोर्ड से दिया। बट मीडियम मेरा इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम में ही दिया और वो 2008 में दिया मैंने। और उस टाइम मैं इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट का 2nd टॉपर भी था और अपने कॉलेज का टॉपर भी था मैं। अच्छा, आपकी कितनी परसेंटेज थी 10th में? 78% थी। 78%। अच्छा, 10th के बाद आप कहीं और मूव किए या मुजफ्फरपुर में ही रहे? नहीं, 10th के बाद मैंने प्रिपरेशन के लिए, मेरा एक सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं और IIT JEE और NITs में निकालूं मेरे, लेकिन पहला एम था मैं IIT निकालूं। तो उसके लिए मैंने पटना मूव किया। ओके, तो पटना आपने कोई स्पेसिफिक कोचिंग ज्वाइन की या स्कूल कोई ज्वाइन किया था? नहीं, मतलब मैं एक जैसे बिहार बोर्ड से ही मैं इंटर में नाम लिखाया और वहाँ पे मैं सारे सब्जेक्टों को अलग अलग पढ़ा, अलग अलग टीचर से पढ़ा। ओके, तो वहाँ पे आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? वहाँ एक्सपोजर आपका कैसा रहा पटना में? मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ही रहा। मतलब आप क्योंकि अब किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ आप अचीव करते हैं, डेट गुड है, अच्छा है। ओके, तो आप 12th वहाँ पे कोचिंग्स करके किए, उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी रही? आपने कौन से कॉलेज चुने? जैसे देखिए, हम 2010 में इंटर किए। उसके बाद मेरा एक सपना था IIT निकालने का। पहले साल भी नहीं निकला मेरा, दूसरे साल IIT निकाला मैंने। उसके साथ साथ पैरेलल में दूसरे साल IIT नहीं निकल पाया, फिर कुछ मार्क्स रह गया मेरा, लेकिन NIT निकला मेरा। लेकिन मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरा जो सपना है मैं वो कर ही नहीं पाया। तो आपने 2 साल का ड्रॉप लिया था, उसके बाद आपने NIT चुना? हाँ, उसके बाद मेरा NIT निकला, अच्छा एक रैंक आया। उस टाइम मेरा 11,206 रैंक था। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी कॉलेज कंप्लीट की। आपकी कॉलेज कब कंप्लीट हुई थी? मेरी कॉलेज 2016 में कंप्लीट हुई, जो कि मैं NIT इलाहाबाद से BTech किया सिविल इंजीनियरिंग से। ओके, और फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद तो प्लेसमेंट लगा होगा, आपने एक्सेप्ट किया था उसे? नहीं, मैंने प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था, क्योंकि मुझे प्राइवेट जॉब करना ही नहीं था। मेरा और हम लोग का एक ग्रुप ही था, स्टूडेंट का, दोस्तों का एक ग्रुप था, जो कि हम लोगों का एक सपना था कि UPSC करना है, मतलब कुछ बड़ा करना है। मतलब छोटे जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं था उसी टाइम से। इसका मतलब कॉलेज में ही आपने तय कर लिया था कि आपको बनना है तो ऑफिसर बनना है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं। तो फिर ये ऑफिसर बनने की जर्नी आपको कहाँ ले गई? ऑफिसर बनने की जर्नी हम लोग दोस्तों का ग्रुप था, जो कि दिल्ली लेके गए। और उस टाइम मतलब मेरी इकोनॉमी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत कोई बड़ा कोचिंग ज्वाइन करूं। बट उसमें एक मेरी दीदी है, वो सपोर्ट की, इकोनॉमिकल सपोर्ट की वो। और पिताजी तो एक मेरे समझिए कि मतलब उन्हीं का फुटप्रिंट पे हम चल रहे हैं और वो हमेशा से एक सपोर्ट करते रहे हैं, क्योंकि हम जो भी किए हैं वो हमेशा से एक मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाए हैं। और मतलब बहुत इकोनॉमिकल पुअर हालत में भी वो हमको सपोर्ट करते रहे और उसका रिज़ल्ट मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं आने दिया। पर थोड़ा सा टाइम लगा हमें, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आया। तो आप 2016 में UPSC की तैयारी करना शुरू किया था आपने, तो कब एक मतलब UPSC के भी आपने अटेम्प्ट किए थे? हाँ, UPSC मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और फाइनल मेरिट लिस्ट मेरा 6 नंबर से रुक गया था। जैसे उस टाइम में मेरा 580 कट ऑफ गया था और मेरा जो टोटल मार्क्स आया था वो 574 मार्क्स आया था। ओके, तो आपने 2017 का दिया था
अच्छा, तो फिर उसके बाद ये आपने बीपीएससी में जहाँ आपका रिज़ल्ट फाइनली आया है, तो इसके बारे में बताइए, आप बीपीएससी की तरफ कैसे मूव कर गए? जैसे देखिए, ये 2017 की वैकेंसी थी। 2017 में हमने वैकेंसी भरा था, फॉर्म भरा था इसके लिए, और 2018 में प्री एग्ज़ाम हुआ। 2019 में इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ और 20 साल पूरा गैप गया, 1 साल पूरा गैप गया, और 2021 में इंटरव्यू। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि 13 जुलाई को इसका फाइनल रिज़ल्ट आया है, मेरिट लिस्ट। उसमें अपना 103 रैंक है। तो ये एक हमारे लिए बहुत टफ़ टाइम था। ये जो 4 साल का जो ड्यूरेशन था ना, मेरे लिए एक बहुत टफ़ टाइम था कि मतलब आप एक रिज़ल्ट के लिए इतने साल वेट कर रहे हैं। और इसमें तो मेरे लिए जैसे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं इकोनॉमिकल हालत फैमिली की ऐसी नहीं थी, और मैं खुद भी एजुकेशन लोन से पढ़ा हूँ, और तो मुझे वो भी चुकता करना था, और मतलब अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी आगे लेकर जाना था। तो उसके बाद मैंने पैरेलल वे में टीचिंग स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन के साथ साथ। मतलब मैं बाहर ही पढ़ाता था, आईएएस के लिए ही पढ़ाता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही मैं वहाँ से कोचिंग स्टार्ट किया, बाहर में पढ़ाता था। और बहुत एक मतलब गॉड का गुडविल कहिए कि मैं हमेशा मेहनत किया करता गया, और बच्चों के लिए हमेशा मैं पॉजिटिव साबित किया गया। आज एट प्रेजेंट टाइम में लगभग मेरे 15-20 स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड करके अभी जॉब कर रहे हैं। लगभग 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर हैं। लगभग 200 ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे कि जो जेई बन चुके हुए हैं। वाह, मतलब आपने अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ऊंचाई पर ले गए, और अब आप निखर कर आ रहे हैं इधर कि आप एक ऑफिसर एसडीओ बन गए हैं। तो अच्छा, ये जो आपकी जर्नी थी कि आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, इतने कामयाब बने वो, तो इस बीच में आप अपने लिए पढ़ाई कैसे किए? क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी अलग डिमांड करता है, और आप हैं मतलब मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब थोड़ा सा देखिए, मेरा पैसन है। एक तो मेरा सबसे बड़ा चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ करने के लिए आपको एक पैशनेट होना होता है उसके लिए। तो एक मेरा टीचिंग तो मेरा पैसन था, हमेशा से पैसन रहा है। और तो जब मैं बाहर पढ़ाता था तो मेरे एक दिमाग में ये चीज़ ख्याल आया कि यार अपने सोसाइटी में चलते, अपने सोसाइटी के बच्चों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसी कोचिंग है जो कि बच्चों, देखिए हम आगे क्या करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे फाउंडेशन पे, 8, 9, 10, 11, 12 पे डिपेंड करता है। तो वो इन सभी को डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट किए मुजफ्फरपुर में, 2019 में यहाँ स्टार्ट किए अपने लिए। तो हमारे लिए एक वो उस टाइम जो एक बहुत टफ़ टाइम था, और उस टाइम भी बहुत कम मिलता था अपने लिए, लेकिन फिर भी है उसी में सब कुछ मैं मैनेज करता था। जैसे कि मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, अब हमारे पास 15 मिनट का स्लॉट बचा है बीच में, उस मोबाइल में ही देख लिए, मोबाइल से ही पढ़ता था। चाहे नोट्स यहाँ पर रखा रहा, टेबल पर नोट्स रखे रहते थे मैडम, 15 मिनट 20 मिनट वो देख लिए। चाहे जब भी लंच में हम गए घर पे, तो हम वो जो होता है ना रेस्ट करना, वो हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते थे अपने लिए कि चलो जो टाइम बचा थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेते हैं उसमें। क्योंकि एक अभी हम अगर स्ट्रगल करते हैं, अगर जो भी हम अभी अगर फेस करते हैं, वो एक अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। और मैं हमेशा से, जैसे मैं यह होता क्या था कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोचिंग क्लास चलती थी, तो शाम पे पहुंचने के बाद इतना थक जाता था कि नाइट में पढ़ नहीं पाते थे। तो क्या होता था, मैं बहुत जल्दी खाना वाना खाकर सो जाता था। सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठता था, वो मैं 2 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई होता था मेरे लिए। मतलब आप डेडिकेटेड हो के पूरे 2 घंटे ही दिन में पढ़ते थे, और बाकी समय चुरा कर पढ़ना, वो जो 15 मिनट 45 मिनट बीच में रेस्ट का है। अच्छा, तो ये जो इस तरह से मतलब पढ़ाई करते थे इस तरह से, तो 8-8 घंटे लोग कहते हैं कि 8 घंटे पढ़िएगा तब कुछ होगा, 10 घंटे पढ़िएगा तो कुछ होगा। आप तो इस पे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं कि ये तो झूठ है। मतलब नहीं, कैसे मैनेज? हम ये कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन किया था यूपीएससी का, उस टाइम मैंने भी 15-15 घंटे कंटिन्यू बैठा है टेबल पे, चेयर पे टेबल के साथ मैं कंटिन्यू 15-15 घंटे बैठा है। 2016 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और 17 के नवंबर तक मैंने प्रिपरेशन किया। तो वो समझिए लगभग 1.5 साल का जो मेरा टाइम था ना, वो मतलब सोचिए कि हर एक दिन मतलब मेरा 15 घंटे 14 घंटे 15 घंटे कंटिन्यू गया है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मेहनत था वो आज रंग लेकर आया है। उसका उतने का जो मेरा 1.5 साल का जो मेहनत था, वो उसका रिज़ल्ट आज आया है। अच्छा, तो आपका ये जो मतलब पढ़ाई का डेडिकेशन 2016-17 का था, ये चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं कि आप अपने बुक्स के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। इनके बुक्स अभी भी यहाँ पे एनसीईआरटी रखे हुए हैं। एक बुक दिख रहा है 12th का जी। तो आप अपने एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ नोट्स है शायद आपके नीचे में, और कुछ रसायन के बुक रखे हुए हैं जो कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं।
तो इस तरह से आप समय को चुराते हैं कि आप NCERTs भी यहीं पर रखे हैं। अच्छा, आपके मेन सोर्स भी क्या रहे हैं? जैसा कि ज़्यादातर एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं, मार्केट जाते हैं तो इतने सारे बुक्स दिखते हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लें। आपने जब स्टार्ट किया था तो आप बेसिकली क्या स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि लिमिटेड रहे तो ज़्यादा अच्छा। किसके लिए, मतलब जैसे कि आपने तैयारी BPS अपनी शुरू की BPSC के लिए, तो उसके लिए क्या प्रेफर किए थे? देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड बुक होते थे, जैसे अपने हमारे कॉलेज में जो स्टैंडर्ड बुक होते थे वो बुक मैंने फॉलो किया, और साथ में मतलब कुछ मटेरियल होते थे कोचिंग्स के, जैसे IAS मास्टर में कुछ दिल्ली में है, कटवड़िया सराय में, उनका मटेरियल लिया और उसी के साथ मैं तैयारी करना स्टार्ट किया। और जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता था एक, जैसे जो IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक क्वेश्चन बैंक होता था 28 साल का 30 साल का, तो उन सारे क्वेश्चन बैंक को मैंने लगाया, तो उससे एक आइडिया डेवलप होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, वो क्या पूछते हैं। तो वो एक ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समुद्र है पढ़ना, और उसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन बैंक लगाइएगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह दीजिएगा, तो आइडिया डेवलप होता है। मतलब आप प्रेफर करेंगे लोगों को बताना कि पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिए, देन आप अपनी फर्दर स्टडी के लिए फोकस करें। ओके, आप कुछ अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके जूनियर होने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें कि उनके लिए सहूलियत हो सके? देखिए, हम उनकी सभी मतलब प्रिपरेशन जितने भी बच्चे कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट को हम यही बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपने लाइफ का गोल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। जब आपको यही नहीं पता है तो आप किस चीज़ के लिए मेहनत करिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वो पता है, अब उसके लिए आप फुल्ली डेडिकेटेड होइए, मेहनत करिए। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, उसमें आप पैसेंस रखिए, ठीक है। तो पैसेंस रखिए और स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, उसका रिज़ल्ट एक हमेशा, स्ट्रगल ऑलवेज एंड विद हैप्पीनेस। ओके, ये काफ़ी अच्छा कोट था। अच्छा, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को, जब वो इतने टफ टाइम में हो रहे हो, तो किस तरह से करें, उनको किस तरह काम कर सकते हैं? हाँ, आप देखिए, आप ऐसे वर्ड बोले कि आँख से अब मेरे आंसू भी आ जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे मुझे सपोर्ट किए हैं और ऐसे ऐसे फेज़ में सपोर्ट किए हैं कि रियली इट इज़ अनएक्सप्रेसिबल। मतलब मैं उनकी कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है कि उनके लिए मैं एक्सप्रेस करूँ, उनको थैंक यू बोलूँ, क्योंकि एवरी मेरे हर एक रूम में वही हैं। और क्योंकि जिस स्टेज में मुझे सपोर्ट किए हैं, इवन पूरा सोसाइटी आपको क्रिटिसिज्म कर रही है, उस बीच में आपके माँ बाप किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करना है, डैट मतलब रियली मतलब बहुत एक कहिए ना, मतलब आपके लिए कोई वर्ड ही नहीं है इनके लिए। और मैं हमेशा उनको तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा माँ बाप को, कि काश मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहूँगा, आप भी इन्हीं की तरह बनिए, बच्चों को सपोर्ट करिए, अच्छी सोसाइटी दीजिए। क्योंकि देखिए, बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होता है, ठीक होता है। बहुत सारे बच्चों को कुछ टाइम लगता है, बहुत सारे बच्चे होता है 1 से 2 साल में रिज़ल्ट निकल जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है 2 से 3 4 साल 5 साल भी लग सकता है। बट आप पेशेंस रखिए। अगर आप बच्चा आपको ऑनेस्टली अगर मेहनत कर रहा है, रिज़ल्ट वो लाएगा, रंग लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा उसे। तो हम अभी बात किए हैं एक BPSC के टॉपर, जिन्होंने अपनी इस नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। इस सेवा को देने के लिए उनका काफ़ी ख्वाब रहा था कॉलेज के टाइम से ही, और उन्होंने इसे पा लिया है। ये सारा श्रेय वो अपने माता पिता और दोस्तों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अभी जो हमें माता पिता, दोस्त या फिर कोई एस्पिरेंट देख रहे हैं, तो वो भी धैर्य रखें, आगे आपका ही नंबर हो सकता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ मोटिवेशन के साथ, कुछ नए न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।